मैं दिसंबर की शदीद सर्दी में रात को गर्म अंडे बेचता और दिन को स्कूल जाता। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था और मेरे बहन भाई सब छोटे थे। जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैंने टॉप किया, जबकि गांव के वडेरे का बेटा फेल हो गया। वडेरे से ये बात बर्दाश्त ना हुई तो उसने अपने आदमी मेरे पीछे लगा दिए। लेकिन मुझे खबर हुई तो मैं फरार होकर शहर चला गया और अम्मी और छोटे बहन भाई पीछे रह गए। 7 साल बाद जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनकर अपने गांव वापस आया तो सामने जंजीरों में शाम का वक्त हो रहा था। हर तरफ सर्दी की लहर पूरी शिद्दत से छाई हुई थी। जब मैं घर आया तो अम्मी और मेरे छोटे बहन भाई बहुत उदास बैठे हुए थे। क्या बात है अम्मी, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अम्मी कहने लगी, आज घर में एक भी रुपया नहीं है। तुम्हारी बहन को इतनी देर से बुखार है, तभी ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही। जब भी पैसे होते हैं वो मैं घर का राशन ले आती हूँ। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी बहन को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊँ? अम्मी को यूँ परेशान देखकर मेरा दिल चाहने लगा था कि काश वक्त तेज़ी से भागने लगे और मैं बच्चे से भी जवान बन जाऊँ और उनकी सारी ज़रूरतों ख्वाहिशों को पूरा कर दूँ। उनके सारे आंसुओं को अपने हाथों की पोरों से पोंछ लूँ और दोबारा कभी इन आंखों में आंसू ना आने दूँ। अम्मी, आप मुझे अंडे उबाल कर दे दें ताकि मैं इन्हें बेचने के लिए चला जाऊँ। आज अगर मुझे मुनासिब पैसे मिल गए तो वो आप मुन्नी की दुआ के लिए रख लीजिएगा। अम्मी कहने लगी, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा दाखिला भी तो जाना है, उसकी फ़ीस कैसे होगी? मेरे मैट्रिक के पेपर्स होने वाले थे और चांद ही दिन रह गए थे मेरा दाखिला जाने में। अम्मी, अल्लाह कोई ना कोई इंतज़ाम कर देगा। अभी आप मुझे अंडे उबाल कर दे दें, पहले मुन्नी की दुआ आ जाए तो उसके बाद मेरे दाखिले का भी कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने सोच लिया था कि अब जब मुझे स्कूल से छुट्टी होगी तो मैं कहीं ना कहीं मजदूरी कर लूँगा और रात में आकर अंडे बेच लिया करूँगा। मजदूरी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा, वरना मेरी माँ तो ये सुनकर ही मर जाएगी कि मैं अपने छोटे छोटे हाथों से ईंटें और पत्थर उठा रहा हूँ। शदीद सर्दी में मैं अंडों की ट्रे उठाकर रोड पर आ गया था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी। मैं गरम गरम अंडों की सदार लगाता हुआ गाड़ियों के पीछे दूर दूर तक जा रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ शदीद धुंध भी फैलती जा रही थी और मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। अब मायूसी मेरे पूरे वजूद में छाने लगी थी। शायद अब कोई मुझसे अंडे खरीदे। ऐसे में एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी में से एक औरत बाहर निकली और उसने सारे अंडे मुझसे खरीद लिए थे और मुझे पैसे भी मेरी मतलूबा रकम से ज़्यादा अदा किए थे। मेरे दिल से उस औरत के लिए दुआ निकलने लगी थी। अक्सर ऐसे ही होता था, बहुत से अमीर लोग इसी तरह हम गरीबों की मदद किया करते थे और कुछ लोग तो हम गरीबों का नुकसान भी करते। मेरे हाथ से उबले हुए अंडे लेकर चले जाते और 1 रुपया तक मुझे अदा न करते। और कुछ लोग मेरे हाथ से ट्रे लेकर ज़मीन पर फेंक दिया करते थे। ये काम ज़्यादातर वो मन चले लड़के करते थे जिन्होंने अभी ज़िंदगियों की सख्तियों को नहीं झेला था। इन लोगों की हरकतों से मेरा दिल बहुत दुखता था, मगर मैं इन्हें बद्दुआ देने के बजाय यही दुआ करता था कि ऐ अल्लाह, इन पर कभी ऐसा वक्त ना लाए। मैं खुश था, अब मुन्नी के लिए मतलूबा पैसे मिल चुके थे। जैसे ही मैं अपने गांव के हदूद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक तरफ गांव के कुछ लड़के गाड़ी से उतरे हैं और वो एक लड़की को खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहे हैं। लड़की ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, अपनी मदद के लिए चिल्ला रही थी और वो लड़के उस पर ज़बरदस्ती काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। एक लम्हे में मैंने जान लिया था कि ये लोग कौन थे। ये गाड़ी वडेरे के बेटे एहसन की थी और ये यकीनन एहसन ही था जो अपने मुलाजमों के साथ वहाँ पर मौजूद था और इस लड़की को अपने ज़्यादती का निशाना बनाने वाला था। मैंने आओ देखा ना ताओ ज़मीन से एक मोटा सा डंडा उठा लिया और फिर चुपके से इन लोगों के पास जाकर इन पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया। इन लोगों के पास असला था, वो एक लम्हे में ही मुझे अपने असले से बून कर रख सकते थे, मगर मुझे किसी बात का डर नहीं था। सिर्फ एक ही सोच मेरे दिमाग में थी कि मुझे इस लड़की को बचाना और यहाँ से निकलना है। और वो लोग भी मेरी ज़ात से बिल्कुल बेखबर थे, इसलिए वो नीम मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर पड़े थे, क्योंकि मैंने उन पर अचानक से हमला किया था। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गाँव की तरफ दौड़ने लगा। नीचे से वो डेरे का बेटा मुझे ललकारने लगा, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी और नूरीन का हाथ पकड़कर गांव में दाखिल हो गया। उसे इसके घर के पास छोड़ा तो उसने रोते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया। कहने लगी, भाई आज अगर आप यहाँ ना होते तो जाने मेरे साथ क्या हो जाता। आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूँ? आपकी माँ ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है। इस तरबियत ने आज एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। मेरे लिए गाँव की सभी लड़कियाँ बहनों जैसी हैं। अब तुम घर जाओ और इस बारे में किसी को मत बताना कि तुम्हारी मदद मैंने की है, वरना वडेरा और उसके आदमी मेरे दुश्मन बन जाएंगे। और तुम तो जानती हो कि वडेरा और उसके आदमी जिसके दुश्मन बन जाएं तो उस आदमी की ज़िंदगी के दिन मुख्तर हो जाते हैं। वो आंसू पूछते हुए घर की तरफ चली गई।
آج وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جب پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئی تو اچانک سے بارش شروع ہو گئی تھی اور اس بارش میں وہ ایک طرف رک گئی تھی۔ اس کی سہیلیاں تو برستی بارش میں چل گئی تھیں، مگر اسے بخار تھا اور اس نے سوچا کہ بارش کے ٹھہرنے کے بعد وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ کافی وقت بیت گیا تھا، ہر طرف شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی تو تبھی وڈیرے کے بیٹے نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا جو نورین کی مدد کرتا یا وڈیرے کے بیٹے کے خلاف گواہی دیتا، مگر نورین کی قسمت اچھی تھی کہ میں بر وقت پہنچ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب نورین کے گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کی بات پر یقین بھی کریں گے یا نہیں، مگر میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ احسن کی نظر مجھ پر پڑ چکی ہے اور وہ اس گپ اندھیرے میں بھی مجھے پہچان چکا ہے۔ اس وقت ویسے بھی اسے میری ذات سے بہت نفرت تھی، مجھے نیچا دکھانے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا اور انجانے میں ایک بار پھر سے میں نے اسے للکار دیا تھا۔ اگلے دن جب میں اسکول گیا تھا تو احسن میرے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کل تو تم بڑے ہیرو بن رہے تھے، اس لڑکی کو میرے شکنجے سے نکال کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم جیت گئے ہو؟ یہ تمہاری جیت نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ہار ہے۔ اب تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ احسن کی دھمکی سن کر میں لرز کر رہ گیا تھا۔ کتنی دیر تک میں اپنی جگہ پر سن سا کھڑا ہو کر رہ گیا، مگر پھر میں نے جلد ہی اپنے اوپر قابو پا لیا تھا۔ اگر میرا مقصد نیک ہے تو میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کچھ غلط نہیں کیا، تو مجھے کسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد میں ایک جگہ پر مزدوری کرنے لگا تھا۔ چند دنوں میں ہی میں نے اپنے داخلے کے لیے پیسے بنا لیے تھے اور پھر اب میں دن رات اپنے پیپرز کی تیاری کرنے لگا تھا۔ جو پیپرز کے دن نزدیک آ رہے تھے مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی، ایک جنونی کیفیت بنتی جا رہی تھی کہ میں پوری کتابوں کو رٹ لوں تاکہ اچھے نمبر لے کر کامیاب ہو سکوں۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے پڑھ لکھ کر کسی قابل بننا ہے۔ میں جانتا تھا کہ وڈیرا، اس کا بیٹا اور اس کے آدمی گاؤں میں کسی کو بھی اپنے مقابلے میں آتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے اور مجھے کامیاب ہو کر اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی زندگی کو بھی بنانا تھا اور ان ظالم لوگوں کے شکنجے سے نکلنا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ پیپر بھی میری توقع سے زیادہ شاندار ہوئے تھے، مجھے پورا یقین تھا کہ اب میں بورڈ میں ٹاپ کروں گا۔ پیپرز کے بعد ماں کے منع کرنے کے باوجود میں نے مزدوری کرنی شروع کر دی تھی اور پھر رات کو انڈے بھی جا کر بیچا کرتا تھا، جس سے گھر کا گزارا بہت اچھے سے ہونے لگا تھا۔ ماں نے میری مزدوری کے پیسوں سے اپنی بہت ساری ضرورتیں پوری کی تھی اور میں خوش تھا کہ میری تھکن میرے لیے کمزوری نہیں بلکہ طاقت بن گئی تھی۔ جب ماں اور بہن بھائیوں کو مسکراتا دیکھتا تو خوشی سے کھل اٹھتا کہ میں جس کے لیے محنت کر رہا ہوں وہ لوگ نہ صرف میری محنت کی قدر کر رہے ہیں بلکہ انہیں زندگی کی خوشیاں بھی مل رہی ہیں۔ اب تو اسکول بھی ختم ہو گیا تھا، اب احسن کے ساتھ میرا آمنا سامنا بہت کم ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک دن میں جس جگہ پر کام کر رہا تھا وہاں پر احسن اپنے آدمی کے ساتھ آیا تھا۔ وہاں آ کر وہ مجھ پر آوازیں کسنے لگا، مجھ پر ہنسنے لگا، کہنے لگا تم تو بڑے ہیرو بن رہے تھے، اسکول میں تم بڑے پڑھاکو تھے، ہر ایک ٹیسٹ میں مجھ سے زیادہ نمبر لیتے تھے، مگر دیکھو زندگی میں تو مجھ سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے، مجھ سے زیادہ کبھی بھی پیسہ نہیں کما سکتے۔ دیکھو میں کتنی بڑی گاڑی میں گھومتا ہوں، کتنے قیمتی کپڑے پہنتا ہوں، کیا اس سب کے بارے میں تم نے کبھی خواب میں بھی سوچا ہوگا؟ یہ سب تمہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس کی سوچ پر افسوس ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے غصہ دلانے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے تاکہ میں کوئی ایسی حرکت کروں جس سے وہ اپنے باپ کو میرے خلاف اکسا سکے اور مجھے سزا دے سکے۔ اس لیے میں احسن کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں اس کی ساری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ وڈیرے کے ساتھ تو مقابلہ کرنا ناممکن تھا اور یہ بات میں نے اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لی تھی۔ گاؤں میں ایسے کتنے لوگ تھے جو اپنی نادانی کے ہاتھوں وڈیرے کے ظلم کا نشانہ بن چکے تھے۔ انہوں نے دانستہ یا نادانستہ وڈیرے یا اس کے بیٹوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ مول لیا تھا اور یوں وہ دن چڑھے اپنے گھر سے غائب ہو گئے تھے۔ جب احسن نے میرا رویہ دیکھا تو وہ دانت پیستے ہوئے میرے پاس آیا، کہنے لگا تمہاری وجہ سے نورین کی شادی ہو گئی اور میں اسے حاصل کرنے میں ناکام رہا، مگر اب میں اس کی زندگی برباد کر دوں گا، اس کے شوہر کو مروا دوں گا یا پھر اسے غائب کر دوں گا اور اس کا ذمہ دار تم ہوگے۔ اب تم بتاؤ تم اسے بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میرے ہاتھ اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گئے تھے۔ میں جو کام کر رہا تھا اسے بھول کر احسن کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا جس پر شفقت اور سنگینی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس شام چھٹی کرنے کے بعد میں نورین کے گھر گیا، اسے احسن کے بارے میں بتایا تو وہ بھی سن کر کانپ گئی تھی۔
जल्द ही फिर वो अपने शौहर के साथ गांव से निकलकर शहर में जाकर रहने लगी थी। उसके शौहर ने शहर में मजदूरी शुरू कर दी थी और वहीं कहीं अपने किराए पर घर भी ले लिया था। एक एक करके वो सभी अफराद गांव से निकलकर शहर में चले गए थे। एहसन को मैंने खूनख्वार भेड़िए की तरह नौरीन की तलाश में भटकते हुए देखा था। इस लड़की को तो मैंने एहसन के चुंगल से बचा लिया था, मगर अब खुद मैं इन लोगों के जुल्म के अताब का निशाना बनने वाला था। और इस बात का अंदाज़ा भी मुझे जल्द ही हो गया था। मेरा जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे यकीन था कि आज मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा, और वही हुआ जो मैंने सोचा था। मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आया था। मैंने पूरे बोर्ड में टॉप किया था। मेरे स्कूल के असातिज़ा सभी मेरी कामयाबी पर खुश होने के साथ साथ हैरान भी थे कि एक गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का इतनी बड़ी पोजीशन कैसे हासिल कर सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा। मैंने तो सुना था कि नंबर भी सिफारिश वालों को ही मिलते हैं। शायद अल्लाह ने मेरे लिए इसी तरह से आसानियाँ लिखी थी और मैं इन आसानियों की कदर करने वालों में से था। मेरा अल्लाह की ज़ात पर एतमाद पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। और फिर जब मुझे पता चला कि एहसन बुरी तरह से फेल हो गया है, उसके नंबर्स तो स्कूल के सभी लड़कों से कम आए हैं, तो ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। मुझे लगा मैं जीत गया हूँ। एहसन को हराकर अपनी जीत को मैंने यकीनी बना लिया है। मैं दिल ही दिल में एहसन के शिकस्त खोरदा चेहरे को देखकर तसव्वुर में ही हाथ उठाने लगा था और अपनी कामयाबी पर खुश था। घर आया, अपनी माँ को बताया तो वो भी मेरी बलाएं लेने लगी, मुझे मज़ीद कामयाबियों की दुआएं देने लगी थी। और मैं सोच रहा था कि अब अपनी मज़ीद तालीम का सिलसिला कैसे जारी रख सकूँगा। इतना तो मुझे मालूम था कि मैं जिस भी कॉलेज में जाऊँगा मुझे दाखिला मिल जाएगा। मेरे इतने नंबर्स हैं कि कोई भी कॉलेज मुझे स्कॉलरशिप दे देगा। मगर मसला रहाइश का और आने जाने के किराए का था। स्कूल की फ़ीस के अलावा भी तो बहुत सारे अखराजात होते हैं। मैं एक एक करके उन अखराजात के बारे में ही सोच रहा था जब घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा कर रह गया। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दोस्त शोएब खड़ा था, जिसका बाप बडेरे के डेरे पर काम करता था। शोएब को देखकर मैं मुस्कुराते हुए उसके पास आया। मुझे लगा कि वो मेरी कामयाबी की मुबारकबाद देने के लिए आया, मगर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। तुम यहाँ से भाग जाओ दिलावर, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश रचाई जा रही है। शोएब के बदहवासी और उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह परेशान हो गया था। मुझसे ज़्यादा मेरी माँ हवास बाख्ता हो गई थी। अरे शोएब पुत्र, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे बेटों को किससे खतरा है? उसने क्या किया, बताओ मुझे। शोएब कहने लगा, वडेरे और उसके बेटे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। एहसन से ज़्यादा नंबर लेकर तुमने उनके मुंह पर जैसे तमाचा मार दिया है। एहसन तो गुस्से से पागल हो रहा है और वो दिलावर की जान लेने के दर पे है। शाम होते ही वो लोग दिलावर को घेर लेंगे और उसकी जान ले लेंगे या फिर उसे अपने पास कैद कर लेंगे। कोई नहीं जानता कि उनका मकसद क्या है, मगर वो लोग बहुत ज़ालिम हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके जुल्म और बर्बरियत के नज़ारे तो हम सब ने अपनी आँखों से देख रखे थे। मैं माँ के गले लग गया था। माँ, वो लोग मुझे इस गुनाह की सज़ा देना चाहते हैं जो गुनाह है ही नहीं। अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करना, किसी दूसरे से आगे निकल जाना, ये कोई गलती नहीं है। कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं है जिसकी सज़ा किसी की जान लेकर उसे दी जाए। माँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। माँ कहने लगी, तुम यहाँ से भाग जाओ बेटा, तुम चले जाओ। पहले तुम्हारे बाप को मैंने इन्हें वडेरों की वजह से खो दिया, अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। माँ ने आंसू पूंछते हुए खुद को मजबूत बनाते हुए कहा था। इनके लफ्ज़ों ने जैसे मुझे अपनी जगह पर झंझोड़ कर खड़ा कर दिया था। माँ, कैसी बात कर रही हो आप? बाबा को आपने वडेरे की वजह से खोया था। आपने तो कहा था कि बाबा के हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी और अब उसका जिम्मेदार वडेरे को ठहरा रही हैं। आखिर सच क्या है? माँ रोने लगी। बेटा, ये बात मैंने तुमसे हमेशा छुपा कर रखी। कभी इस बात को अपनी जुबान पर लेकर नहीं है कि वडेरे ने ही तुम्हारे बाप का कत्ल किया था और उसने तुम लोगों को यतीम किया, तुम्हारे सर से बाप का साया छीना। मैं उसके खिलाफ जाकर अपने साथ साथ तुम लोगों की ज़िंदगी को भी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। वो जालिम था। अगर उसने एक इंसान की जान ली थी तो वो 4 लोगों की मज़ीद भी जान ले सकता था। उसे पूछने वाला कौन था? कोई भी नहीं। ये कानून भी पैसे वालों का है, ये अदालत भी पैसे वालों की है। हम गरीब लोग जाएं तो कहाँ जाएं? मगर माँ, उसने बाबा का कत्ल क्यों किया? उसकी क्या वजह थी? माँ कहने लगी, तुम तो जानते हो उन लोगों की हरकतों को, कैसे इन लोगों ने अपनी दौलत को बढ़ाया है, गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई को कैसे इनसे छीना है।
लोगों की ज़मीनों को नाजायज़ तरीके से अपने कब्ज़े में करके इन्हें उनकी ही मलकियत से दस्तबरदार कर देते थे। ऐसे ही गांव की एक बेवा औरत थी जिसकी बहुत सारी ज़मीनें थी। उसके शोहर के इंतकाल के बाद वडेरे ने उससे जाली दस्तखत और अंगूठे लगाकर उनकी ज़मीनों को अपने नाम करवा लिया था, और तुम्हारा बाप इस बात का चश्मदीद गवाह था। जब उसने वडेरे के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो वडेरे ने तुम्हारे बाप की ज़ुबान हमेशा के लिए खामोश करवा दी। बेटा, तुम्हारे बाप को तो मैंने खो दिया, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। मगर माँ, मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा? मेरी बहन का, भाई का और तुम्हारा? तुम सब लोग कहाँ जाओगे, क्या करोगे? वो लोग तो तुम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ कहने लगी, अब इतनी भी अंधेर नगरी नहीं बची हुई, गांव के लोग हमारे साथ हैं, सब जानते हैं कि हम मजलूम हैं बगैर किसी जुर्म के। वडेरा ना तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है ना तुम्हारे बहन भाइयों को। हाँ, मगर वो इंतकाम की आग में जलते हुए तुम्हें ज़रूर गायब करवा सकता है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बस बेटा अपनी जान बचा लो। ठीक है माँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूँगा। मैंने जल्दी जल्दी अपना ज़रूरी सामान एक बैग में डाला और फिर घर से निकलकर बाहर आ गया। शोएब के कहने पर मैंने सड़क से चलने की बजाय जंगल से ही जाने का फैसला किया। जंगल से शहर तक का रास्ता बहुत लंबा था और ख़तरनाक भी था। रास्ते में बहुत सारे जंगली जानवर भी थे और जंगल में डाकू और चोर भी मौजूद थे। मगर उस वक्त मुझे डाकू और चोरों से खतरा नहीं था और ना ही मुझे खतरनाक जंगली जानवरों से खतरा था। खतरा था तो बस वडेरे और उसके बेटे से, और मैं उनकी पहुंच से दूर हो जाना चाहता था। सुबह हुई तो मैं शहर की हदूद में दाखिल हो गया था, मगर अब मैं इस शहर की बजाय किसी दूसरे शहर में जाना चाहता था, एक बड़े शहर में, जहाँ पर वडेरा और उसका बेटा कभी भी मुझ तक पहुँच ना पाते। मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे और वो मेरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी थे। मैंने शहर में कुछ दिन मजदूरी की थी, छुपकर फुटपाथ पर ही रहने लगा था। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी चीज़ों को खुद के साथ लगा कर रखा था, किसी कीमती मता की तरह। ये डॉक्यूमेंट्स ही तो थे जो मेरे लिए मताए हयात थे, जो मुझे ज़िंदगी की कामयाबियों से हमकिनार करवाने वाले थे। कुछ दिन इसी शहर में रहने के बाद मैंने दूसरे शहर की तरफ रिश्ते सफ़र बांधा और फिर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया। मैंने अपनी दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक स्टोर में काम करना शुरू कर दिया। मुझे एक बहुत बड़े कॉलेज में बहुत आसानी से दाखिला मिल गया, क्योंकि मेरे नंबर इस कॉलेज में भी सभी स्टूडेंट से ज़्यादा थे। मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। एक तरफ मुझे फ़ीस की तरफ से बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी, दूसरी तरफ अखराजात भी मेरे ना होने के बराबर थे। मैं बहुत सलीका शुआरी से हर एक चीज़ को इस्तेमाल करता था। एक हॉस्टल में मैंने रहाइश रखी हुई थी, जो हॉस्टल का खाना ही खाता था। कपड़े भी मैं बहुत ही कम बनाता था। जो 4 जोड़े मैं घर से लेकर आया था, इन्हीं में गुजारा करने लगा। मैं यहाँ याशी करने के लिए नहीं आया था, ना ही अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से गुजारने के लिए आया था, बल्कि यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए आया था, ताकि पढ़ लिख कर किसी काबिल बन सकूँ और अपने घर वालों को इस जहन्नम से निजात दिला सकूँ। रह कर मेरा ख्याल अपने भाई और छोटी बहन की तरफ जा रहा था। मेरी बहन जो जवानी की दहलीज को छूने वाली थी, मैंने तो सोचा था कि जल्द ही अपनी बहन के हाथ पीले कर दूंगा, मगर किस्मत मुझे घर से बहुत दूर लेकर आ गई थी। हर वक्त ध्यान बहन की तरफ ही रहता था, कहीं वडेरे का बेटा उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। मगर मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन था। आज तक मैंने कभी किसी की तरफ मैली आँख उठा कर नहीं देखा था, तो मेरा रब मेरे घर की इज्जत भी महफूज रखेगा। वडेरा या उसका बेटा चाह कर भी मेरे घर की इज्जत को ख़राब नहीं कर पाएगा। 3 महीने गुजर गए थे मुझे गांव से शहर में आए हुए। मैं हर वक्त अपने घर वालों को ही याद करता रहता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने मिशन से पीछे हट गया था, बल्कि तालीम में कामयाबी तो मेरा पहला और अव्वलीन मकसद था। जो मुझे स्टोर से पैसे मिलते इन्हें संभाल कर रख लेता। 3 महीनों में मैंने अच्छे खासे पैसे बना लिए थे, और फिर एक दिन जब मुझे हॉस्टल और कॉलेज की छुट्टियां थी, तो मैं रात के अंधेरे में चुपके से अपने गाँव दाखिल हुआ। जब अपने घर की दीवार फलांग कर आया तो माँ को जैसे मेरे घर में दाखिल होते ही मेरी खुशबू महसूस हो गई थी। माँ ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अरे दिलावर, क्या तुम हो? मैं माँ से लिपट गया। माँ भी कितनी देर तक मुझसे लिपट कर रोती रही थी। वो मेरी खरीद के बारे में जानकर बहुत खुश थी कि मैं अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो रहा हूँ, अपनी तालीम को मुकम्मल कर रहा हूँ। बहन और भाई को देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू थे और मेरे लिए परेशानी थी। माँ, वडेरे के बेटे ने तुम लोगों को परेशान तो नहीं किया? क्या मेरे यहाँ से जाने के बाद वो आया था? माँ कहने लगी, हाँ, वो तुम्हारे जाने के बाद भी यहाँ पर आता रहा। कितने दिन तक उसके आदमी घर के बाहर पहरा देते रहे। अभी कुछ दिन पहले ही उन लोगों ने यहाँ पहरा देना बंद किया है। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर उसके आदमी तुम्हें देख लें तो न जाने क्या हो जाए। माँ, ये पैसे मेरे पास आप लोगों की मानत है, ये मैंने आप लोगों के लिए जमा कर रखे थे, इससे अब अपना खर्च पूरा कर लेना। माँ, तुम बताओ,
तुम लोग घर का गुजारा कैसे चला रहे हो, इन लोगों की पढ़ाई का खर्चा कैसे जा रहा है, और हमने तो मुन्नी की शादी के बारे में सोचा था, उसका क्या। माँ कहने लगी, बेटा अल्लाह अगर एक दर बंद करता है तो 100 दर खोल भी देता है। तुम्हारी जगह पर अब तुम्हारा छोटा भाई अंडे बेचने के लिए जाता है और मैं भी लोगों के घरों में बर्तन और झाड़ू करके गुजारा कर लेती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। माँ, मैं तुम्हें लोगों के घरों में काम नहीं करने दूंगा। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी माँ लोगों के जूठे बर्तन धोए, उनके घरों में सफाइयाँ करे। माँ, आज के बाद तुम ये काम नहीं करोगी। मैं हर महीने आकर पैसे दे दिया करूँगा। मगर माँ ने मुझे सख्ती से रोक दिया था। नहीं बेटा, तुमने ये गलती की है, आज यहाँ पर आकर दोबारा नहीं आना। तुम वहाँ रहो, खुश रहो, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुँचाए। और तुम मुन्नी की तरफ से भी बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारे दोस्त शोएब ने मुन्नी के लिए रिश्ता भेजा है। अब मैं ऐसे जुम्मे को इन दोनों का सादगी से निकाह करके मुन्नी को रुखसत कर दूंगी। मैं बहुत खुश था जी सुनकर कि मेरी बहन अपने घर की होने वाली है। मेरे गांव से भागने के बाद वडेरे और उसके बेटे ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि वह उनके घर से कीमती चीज़ें चुराई हैं, इसलिए वो मेरे पीछे पागल हैं, मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। जबकि गांव वाले असलियत जानते थे कि वो मेरी कामयाबी से जलकर मेरे पीछे भागे थे। अभी हम लोग बातें ही कर रहे थे कि बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा दड़दड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। बाहर निकालो दिलावर को, वरना हम तुम सबको भून कर रख देंगे। माँ बुरी तरह से कांपने लगी थी। तुम यहाँ से चले जाओ दिलावर, वरना वो लोग तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। मैं जल्दी से घर की बैरूनी दीवार फलांग कर बाहर भागा था। मैं पिछली तरफ से भागा था और वो लोग घर के सामने वाली दीवार से घर में कूदे थे। जब तक वो लोग घर में आते तब तक मैं काफ़ी दूर निकल कर आ गया था। माँ इन्हें कहने लगी, दिलावर यहाँ पर नहीं आया, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा न जाने कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। एहसन कहने लगा, हमें तो पक्की खबर मिली थी कि वो आज यहाँ घर पर आया है। मेरे मुखबर ने मुझे ये बात बताई। माँ कहने लगी, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे मुखबर ने तुमसे झूठ क्यों बोला, मगर सच यही है कि मेरा बेटा न जाने कहाँ है, कैसे जिंदगी गुजार रहा है, जिंदा भी है या नहीं। एहसन देर तक रोड पर चलता रहा था, मगर मैं एक दरख्त के पीछे छुप कर इन सारी चीज़ों को देख रहा था। जब गाड़ी वापस हवेली की तरफ चली गई तो उसके बाद मैं बाहर आया और जंगल से गुजरकर शहर वापस आ गया था। अब दोबारा मैंने गांव में जाने की हिमाकत नहीं की थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि एहसन गुस्से में पागल है, वो मुझसे इंतकाम लेने के लिए मरा जा रहा है। अगर मुझे कुछ होगा तो न जाने मेरे घर वालों का क्या होगा, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं इन्हें किसी भी मुश्किल में नहीं डाल सकता था। वक्त का काम है गुजरना, सो वक्त गुजरता चला गया। मैं कामयाबी से अपनी पढ़ाई की मंजिल तय करता जा रहा था। हर साल जब मेरा बोर्ड की लिस्ट में नाम आता तो खुशी के साथ साथ मेरे दिल में खौफ भी पैदा हो जाता कि कहीं वडेरा और उसका बेटा मुझ तक न पहुंच जाए। कई बार मैंने उन लोगों को अपने आसपास महसूस किया था। कई बार कॉलेज में वो मेरे बारे में पूछते हुए आए थे, मगर तब मैं वहाँ से भाग जाता, कहीं रूह पोश हो जाता और फिर वो कॉलेज बदल कर मैं किसी दूसरे कॉलेज में चला जाता। वो मेरी जहानत से, मेरी कामयाबी से जलते थे और शायद अल्लाह इसी के ज़रिए उन लोगों को शिकस्त देना चाहता था। शहर की चौकाचौंध में मेरी ज़िंदगी एक ऐसी सिमत अख्तियार कर चुकी थी जिसका ख्वाब मैंने अंडों की ट्रे उठाए हुए इन सर्द रातों में देखा था। मेरी मेहनत रंग लाई थी और मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मार्का सर कर लिया था। मैं अब महज एक गरीब बेवा का बेटा नहीं रहा था, बल्कि कानून का रखवाला, एक असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका था। ट्रेनिंग की कठिन मराहल तय करने के बाद जब मुझे पहली बार सरकारी वर्दी पहनाई गई और मेरे नाम की तख्ती मेरे दफ्तर के बाहर लगी तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैंने अपने बाप के अधूरे ख्वाबों को ताबीर दे दी है। इन सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। मेरी बहन मुन्नी की शादी हो चुकी थी और वो अपने घर में खुश खुरम थी। ये मेरे लिए सुकून का सबसे बड़ा बायस था, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता था कि एहसन या वडेरे के परिंदे मेरी गैर मौजूदगी में उसे नुकसान न पहुँचाए। मुन्नी की रुखसती के बाद मेरा हौसला मजीद बढ़ गया था। अब मुझे सिर्फ माँ और छोटे भाई की फिक्र थी, जो अब भी इस गाँव में रह रहे थे, जहाँ वडेरे की जुल्मत के साए अब भी गहरे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं रूह पोश होकर नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने ओहदे की ताकत से इन जालिमों का मुहासबा करूंगा। मेरी पहली पोस्टिंग मेरे अपने डिवीज़न के एक अहम ज़िले में हुई। 4 संभालते ही मैंने ठान ली थी कि सबसे पहले अपने इलाके के लोगों इन वडेरों के चुंगल से आज़ाद कराऊंगा। मैंने दिन रात एक करके इलाके के जराइम पेशा नासर और नाजायज़ कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ
क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मेरी शोहरत एक निडर और ईमानदार अफसर के तौर पर फैलने लगी थी, लेकिन मेरे दिल का एक कोना अभी भी मुस्तरब था। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रहा था, जिनकी दुआओं ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं बगैर किसी प्रोटोकॉल और सरकारी गाड़ी के चुपके से अपने गांव जाऊंगा, ताकि अपनी माँ को सरप्राइज़ दे सकूँ और इन्हें अपने साथ शहर ले आऊँ। मैंने एक सादा सी टैक्सी ली और शाम के साए गहरे होते ही गांव के हदूद में दाखिल हुआ। गांव की वही पुरानी जानी पहचानी सड़क थी, वही दूर, वही कच्चे मकान, लेकिन फ़ज़ा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं अपने घर के करीब पहुंचा, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने सोचा था कि घर के बाहर मेरा छोटा भाई खेल रहा होगा या माँ सेहन में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। घर का मरकजी दरवाज़ा खुला हुआ था और आध खुला पड़ा था। दीवारों पर गोलियों के निशानात थे और सेहन में फैला हुआ सामान इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई बड़ी कशमकश हुई है। मैं दीवानावार अंदर भागा। माँ, छोटे भाई, मैंने ज़ोर ज़ोर से पुकारा, लेकिन घर के सन्नाटे ने मुझे डरा दिया। किचन में हांडी चूल्हे पर धरी थी, जो अब ठंडी होकर जम चुकी थी, जिसका मतलब था कि इन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया गया है। मेरे जहन में फ़ौरन एहसन का वो मनहूस चेहरा लहराया। क्या इसे पता चल गया था कि मैं वापस आ गया हूँ, या ये उसका कोई पुराना बदला था? मैं अभी इन सोचों में गुम था कि दीवार के पीछे से एक साया नमूदार हुआ। मैं चौकन्ना हो गया, लेकिन देखा वो शोएब था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और उसके चेहरे पर वहशत थी। दिलावर, तुम यहाँ? तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। शोएब, मेरी माँ कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? मैंने इसे झंझोड़ कर पूछा। शोएब की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे असिस्टेंट कमिश्नर बनने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई थी। वडेरे और एहसन को जब पता चला कि जिस लड़के को वो ख़त्म करना चाहते थे वो अब उनका अफसर बनकर आने वाला है, तो वो आपे से बाहर हो गए। कल रात एहसन अपने दर्जनों मुसल्लह आदमियों के साथ यहाँ आया था। उन्होंने तुम्हारी माँ और भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर इन्हें घसीटते हुए हवेली ले गए। एहसन कह रहा था कि अब वो तुम्हें तड़पता हुआ देखेगा। उसने इन्हें हवेली के तहखाने में कैद कर रखा है। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे लावा फट पड़ा। गुस्सा, दुख और नफरत की एक ऐसी लहर उठी कि मेरी मुट्ठियाँ भींच गईं। वो जालिम अब हद पार कर चुके थे। उन्होंने एक बेवा और एक मासूम बच्चे को अपनी अना के बीच चढ़ा दिया था। शोएब ने मुझे बताया कि वडेरे ने पूरे गांव में पहरा लगा रखा है और वो सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं ताकि तुम्हें भी ख़त्म कर सके। वो समझता है कि मैं वही पुराना दिलावर हूँ जो जंगलों में छुपता फिरेगा। मैंने दांत पीसते हुए कहा, उसे नहीं मालूम कि अब वो एक फ़र्द से नहीं बल्कि रियासत के कानून से टकराया है। शोएब मुझे रोकता रहा, लेकिन मैं वहाँ से निकला। मैंने टैक्सी ड्राइवर को फ़ौरन शहर की तरफ मुड़ने का कहा। जैसे ही मोबाइल सिग्नल बहाल हुई तो मैंने अपने ज़िला के डिप्टी कमिश्नर और DPO को फ़ोन किया। मेरा लहजा इतना कतई और हुक्मनामा था, किसी को सवाल करने की हिम्मत ना हुई। सर, मेरे ख़ानदान को अगवा कर लिया गया और ये रियासत के एक अफसर पर हमला है। मुझे फौरी तौर पर एलिट फोर्स और भारी नफरी की ज़रूरत है। कुछ ही देर में पुलिस की दर्जनों गाड़ियाँ, जिनके सायरन फ़ज़ा को चीर रहे थे, मेरे पीछे कतार दर कतार थीं। मैं सबसे अगली गाड़ी में बैठा था। मेरी नज़रें सामने सड़क पर जमी थीं, लेकिन मेरे जहन में वो तमाम मनाजर घूम रहे थे जब एहसन ने मुझे स्कूल में धमकाया था, जब उसने नौरीन को अगवा करने की कोशिश की थी और जब उसने मेरे बाप का जिक्र करके मेरी माँ को रुलाया था। आज इन तमाम हिसाबात का बेबाक करने का दिन था। जैसे ही हमारा काफिला गांव में दाखिल हुआ, लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगे। वडेरे के मुखरों ने फ़ौरन हवेली इतला पहुंचा दी होगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हमने हवेली का चारों तरफ से घेराव कर लिया। ये हवेली, जो कभी खौफ की अलामत समझी जाती थी, अब कानून के नरगे में थी। मैं गाड़ी से उतरा। मेरे हाथ में कोई डंडा नहीं था, बल्कि मेरे पास वो ताकत थी जो मुझे मेरे ओहदे ने दी थी। मैंने मेगाफोन उठाया और हवेली की तरफ रुख करके बुलंद आवाज़ में कहा, वडेरे साहब और एहसन, तुम लोगों का वक़्त ख़त्म हो चुका है। हवेली का घेराव कर लिया गया है। खामोशी से बाहर आ जाओ और मेरे ख़ानदान को रहा कर दो, वरना नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। हवेली के अंदर से गोलियों की आवाज़ आई, लेकिन पुलिस ने फ़ौरन जवाबी फायरिंग करके इन्हें खामोश कर दिया। मैंने देखा कि हवेली के ऊपर वाले हिस्से में एहसन नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर अब भी वही गुरूर था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार मैंने खौफ की झलक देखी। दिलावर, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, वो चिल्ला कर बोला। तुम एक अफसर हो सकते हो, लेकिन यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। तुम्हारी हुकूमत तुम्हारी जहालत तक थी एहसन, मैंने जवाब दिया।
आज तुम्हारा मुकाबला इस दिलावर से है जिसे तुमने खुद इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैंने पुलिस को हुक्म दिया कि हवेली का मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया जाए। जैसे ही बख्तरबंद गाड़ी ने दरवाज़ा हटाया, मैं अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। हवेली के सेह में लाशें तो नहीं थी, लेकिन जख्मी गार्ड यहाँ वहाँ पड़े थे। मैं सीधा इस तय खाने की तरफ भागा जिसका जिक्र शोएब ने किया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, दुआ कर रहा था कि मेरी माँ और भाई सलामत हो। तय खाने का लोहे का दरवाज़ा मुकफल था। मैंने एक सिपाही से राइफल ली और ताले पर गोली मारी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंधेरे में मुझे दो साए नजर आए। मेरी माँ ज़मीन पर बैठी थी और उनका सर झुका हुआ था, जबकि मेरा छोटा भाई इनसे लिपटा सिसकियाँ भर रहा था। माँ, मेरी आवाज़ बाहर आई। माँ ने सर उठाया। उनके चेहरे पर जख्मों के निशान थे और आंखें सूजी हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे वर्दी में देखा, उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो मैंने कभी नहीं भूल सकता। मेरा बेटा आ गया, मेरा दिलावर आ गया। मैंने इन्हें गले लगा लिया। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर बनने का असल सुकून ओहदे में नहीं, बल्कि अपनी माँ को इन जालिमों के चुंगल से छुड़ाने में था। मेरा भाई मुझसे लिपट कर रोने लगा। मैंने इन्हें अपने सिपाहियों के हवाले किया ताकि इन्हें बेहिफाजत बाहर ले जाया जाए। अब बारी थी इस हिसाब की जो बरसों से अधूरा था। मैं तय खाने से बाहर आ तो देखा पुलिस ने वडेरे और एहसन को सेन में घुटनों के बल बिठा रखा था। एहसन अभी भी मुझे नफरत भरी नज़रों से देख रहा था, जबकि बूढ़ा वडेरा पहली बार जिंदगी में इतना बेबस नजर आ रहा था कि उसकी जुबान कंग हो चुकी थी। मैं एहसन के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। तुम मुझे मार नहीं सकते दिलावर, मेरा असलो रसूख बहुत ऊपर तक है। मैं कल ही जमानत पर बाहर आ जाऊंगा। मैंने झुक कर उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा असरो रसूख अब तुम्हारी कब्र खोदेगा। मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए नहीं आया, बल्कि मैं इन तमाम फाइलों के साथ आया हूँ जो तुम्हारे बाप ने बरसों से दबा रखी थी। तुम्हारे ज़मीनों के कब्जे, तुम्हारे बाप का मेरे बाप के कत्ल में मुलव्वस होना और ये अगवा बराए तवान। एहसन, कानून की गिरफ्त बहुत लंबी होती है और अब तुम इससे कभी नहीं निकल पाओगे। एहसन कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। ये थप्पड़ सिर्फ मेरा नहीं था, बल्कि हर उस गरीब का था जिस पर उसने जुल्म किया था। ये उस लड़की के लिए जिसे तुमने बर्बाद करना चाहा, ये मेरे बाप के लिए जिसका तुमने साया छीना, और ये मेरी माँ के लिए जिन पर तुमने हाथ उठाया। वडेरे ने मन्नत भरे लहजे में कहा, बेटा हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, जितनी ज़मीन चाहे ले लो। मैंने हकारत से उसे देखा। मुझे ज़मीन नहीं, इंसाफ चाहिए, और इंसाफ अब होकर रहेगा। मैंने पुलिस को हुक्म दिया कि अब इन दोनों को हथकड़ियाँ लगाकर ले जाया जाए। जैसे ही वो गाड़ियाँ गांव से निकली, पूरा गांव सड़कों पर आ गया था। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। वो वडेरा जिसके सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था, आज एक आम मुजरिम की तरह सर झुकाए पुलिस की गाड़ी में बैठा था। घर वापस आकर मैंने अपनी माँ के पाँव छुए। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा। दिलावर, आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। तुम्हारे बाप ने जिस सच्चाई के लिए जान दी थी, आज तुमने इस सच्चाई को फतह दिलवा दी। लेकिन मैं जानता था कि ये अभी आगाज़ है। एहसन जैसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। जेल के अंदर बैठकर भी वो साजिशें कर सकते थे, लेकिन अब मैं तैयार था। मैंने अपनी डायरी निकाली और तमाम गवाहों के नाम लिखना शुरू किए जिन्हें वडेरे ने सालों से खामोश कर रखा था। अब एक नई जंग शुरू होने वाली थी, अदालत की जंग। हवेली के अंधेरे तय खाने से अपनी माँ और भाई को निकालने के बाद मेरे अंदर का करब तो कम हो गया था, लेकिन इंतकाम की वो आग अभी बाकी थी जो सिर्फ कानून के जरिए ही बुझ सकती थी। वडेरे और एहसन को हथकड़ियों में जकड़कर जब हवालात के पीछे धकेला गया तो पूरे इलाके में एक तहलका मच गया। वो लोग जो कल तक उनके नाम से कांपते थे, आज जोक दर जोक मेरे पास आने लगे। किसी की ज़मीन दबी हुई थी, किसी का बेटा गायब था, किसी की इज्जत पमाल हुई थी। मैंने असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर अपने दफ्तर के दरवाजे इन सब मजलूमों के लिए खोल दिए। एहसन का तकब्बर अब भी ख़त्म नहीं हुआ था। जेल की सलाखों के पीछे से वो अपने पैसे और सियासी तल्लुकात के बलबूते पर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। उसने शहर के महंगे तरीन वकाला की फ़ौज खड़ी कर दी थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि अब उसका मुकाबला किसी फ़र्द से नहीं, बल्कि इन तमाम सबूतों से था जो मैंने बरसों की मेहनत से इकट्ठे किए थे। मैंने अपने बाप के कत्ल के चश्मदीद गवाह, बूढ़े किसानों के बयानात और ज़मीनों के जाली कागजात की एक ऐसी फाइल तैयार की थी जिसका तोड़ उनके पास नहीं था। अदालत में जब पहली पेशी हुई तो एहसन सूट पहनकर ऐसे दाखिल हुआ जैसे वो आज भी कोई बादशाह। उसने मेरी तरफ देखकर एक तंजिया मुस्कुराहट उछाली।
लेकिन जब गवाहों का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके माथे पर पसीना आने लगा। नौरीन, जिसे मैंने सालों पहले बचाया था, आज एक मजबूत औरत के तौर पर कटहरे में खड़ी थी। उसने बड़ी अदालत में एहसन की दरिंदगी को बेनकाब किया। उसके पीछे शोएब आया, जिसने अपने ही बाप के आका के खिलाफ गवाही देकर हक का साथ दिया। अदालत में सन्नाटा छा गया जब मेरी माँ ने अपने शोहर के कत्ल की दास्तान सुनाई। उनकी आवाज़ में वो दर्द था जिसने जज साहब को भी हिला कर रख दिया। वडेरे ने आखिरी हरबे के तौर पर मुझे भारी रकम की पेशकश की और धमकी भी दी, लेकिन मैंने साफ कह दिया, वडेरे साहब, ये वो दिलावर नहीं है जो गुर्बत से डर कर भाग गया था। ये वो रियासत का नुमाइंदा है जिसे खरीदना आपके बस की बात नहीं। मैंने उनकी तमाम गैर कानूनी जायदादों को कर्क करने का हुक्मनामा जारी करवाया और उनकी मिलों पर सरकारी ताले लगवा दिए। वो दौलत जो गरीबों का खून चूस कर बनाई गई थी, अब इन्हीं गरीबों के फलाही कामों के लिए वक्फ होने जा रही थी। कई महीनों की तवील समाअत के बाद आखिरकार फैसले का दिन आ गया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। गांव के लोग बाहर सैकड़ों की तादाद में जमा थे। सब की नज़रें अदालत के दरवाजे पर थीं। जज साहब ने जब फैसला सुनाना शुरू किया तो हर लफ्ज़ मेरे बाप के लहू का कर्ज उतार रहा था। वडेर और एहसन का कत्ल, अक़दाम कत्ल, अगवा बराए तवान, ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे के जुर्म में उम्र कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। जैसे ही जज साहब ने थोड़ा मारा, एहसन की चीखें निकल गई। उसका वो गुरूर मिट्टी में मिल चुका था जो कभी आसमान से बातें करता था। मैं अदालत से बाहर निकला तो सूरज की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन लग रही थी। लोगों ने मुझे कंधों पर उठा लिया। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं थी, बल्कि उस हर एक इंसान की थी जो जुल्म की चक्की में पिस रहा था। मैं सीधा अपने गांव गया, लेकिन इस बार किसी छुपे हुए रास्ते से नहीं, बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल के साथ। गांव वालों ने फूलों की पत्तियां निशावर करके मेरा इस्तकबाल किया। मैंने सबसे पहले उस बेवा औरत की ज़मीन के कागजात उसे वापस किए जिसकी वजह से मेरे बाप की जान गई थी। उसकी आंखों में आने वाले आंसू मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े तमगे से बढ़कर थे। शाम के वक्त मैं अपने पुराने घर के सीन में माँ के पास बैठा था। अब वो मकान कच्चा नहीं रहा था, लेकिन इसकी मिट्टी की खुशबू वही थी। मैंने अपना सर माँ की गोद में रखा। माँ, आज बाबा का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। आज वडेरा और उसका बेटा अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और आसमान की तरफ देख कर शुक्र अदा किया। उनके चेहरे पर वो सुकून था जो मैंने बचपन से अब तक नहीं देखा था। मेरा छोटा भाई जो अब कॉलेज जा रहा था, फ़ख्र से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने महसूस किया ज़िंदगी का दायरा मुकम्मल हो गया। वो लड़का जो कभी सर्दी में अंडे बेचकर अपनी बहन की दुआ के पैसे जमा करता था, आज पूरे ज़िला की तकदीर बदलने का अख्तियार रखता था। मैंने वाहिद किया कि मैं कभी इस गरीबी को नहीं भूलूंगा जिसने मुझे ये मुकाम दिया है। मेरी कामयाबी का राज मेरे ओहदे में नहीं, बल्कि इस एहसास में था कि मैंने कभी हक का साथ नहीं छोड़ा। अब गांव में शामें उदास नहीं होती थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, औरतें महफूज थी और किसान अपनी फसलों के खुद मालिक थे। वडेरे की हवेली को एक बड़े सरकारी स्कूल और डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया गया था, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। हर बार जब मैं इस स्कूल के पास से गुजरता और बच्चों को पढ़ते देखता तो मुझे लगता मेरे बाप की रूह मुस्कुरा रही है। इंसाफ की ये दास्तान नस्लों तक सुनाई जानी थी कि अगर अदारे मजबूत हों और नीयत साफ, तो एक गरीब बच्चा भी वक़्त के फ़राउनों का तख्ता उल्ट सकता है। मैंने अपनी डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा, जहां चांद की चांदनी पूरे गांव को अपने आगोश में लिए हुए थी। अब कोई खौफ नहीं था, कोई साया नहीं था, बस एक नई सुबह की उम्मीद थी जो अब कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। आपका कहानी मुकम्मल सुनने का शुक्रिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।